Hello everyone, welcome back to this channel of Sharpener. My name is Rahul Devroy and today we are again here to discuss some very important error correction questions जो कि रूल बेस्ड होगा, ग्रामर के रूल बेस्ड होगा या वोकैब बेस्ड भी कुछ हो सकता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज या फ्रेजल वर्ब यूज करके भी कुछ हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस जैसे भी हमने पहले भी वीडियोस में कहा था, आपके आगे चल के जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो जहां पे इंग्लिश है वहां पे ये सारे क्वेश्चंस, ये रूल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, so we'll focus, we'll not just try to solve these questions, we'll also focus on the base. We should also focus on how to solve them, given that यही सेम रूल के ऊपर अगर डिफरेंट सेंटेंस क्रिएट हो गया तो आप वही लॉजिक को यूज करके कैसे इसको सॉल्व कर सको, तो उस पर भी हमारा फोकस होगा ताकि वो रूल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देरी ना करते हुए लेट अस बिगिन। नंबर 1, रमित टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। रमित टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। तो इन जनरल अगर हम देखने जाए तो सेंटेंस आपको बहुतों को करेक्ट लग सकता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, राम टेक तो नहीं होगा ना, राम टेक्स ही होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ब है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस फॉर्म होता है। तो हमको ये चीज पता है, तो यहाँ पे तो एस या ईएस फॉर्म तो होना, इट्स वेरी एविडेंट कि ये तो होना ही चाहिए। तो आपको हिसाब से लग रहा होगा कि रमित टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, तो करेक्ट ही होना चाहिए। बट लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू एन इडियम विच इज टेक पेन्स। ठीक है, टेक पेन्स। तो टेक पेन्स, ये एस यहां पे नहीं, टेक में नहीं, अभी एस यहां पे आ गया बिकॉज ये एक इडियम है। तो इडियम टेक पेन्स का मतलब है टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। ठीक है, इट मीन्स टू वर्क वेरी हार्ड। तो रमित टेक्स पेन ओवर हिज वर्क था, तो ये यहां से ये एस काट के ये यहां पे ऐड हो जाएगा। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या होना था, रमित टेक पेन्स ओवर हिज वर्क। आई बिलीव क्लियर हो चुका होगा। देखो, ये सारी चीजें सॉल्व करने के लिए ना आपको ग्रामर का नॉलेज तो चाहिए, जनरल इंग्लिश ग्रामर का तो नॉलेज चाहिए, लेकिन इसमें देखो आप पहला क्वेश्चन में आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि आपका वोकैबुलरी कितना स्ट्रांग होना पड़ेगा। व्हेन आई से वोकैबुलरी, अगेन आई मीन कि सारा चीजें, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशनल फ्रेज, फ्रेजेस एंड इडियम्स, ये सारा चीजें पे कमांड होना आपको जरूरी है। नहीं तो सिर्फ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आजकल, रूल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है। देखो, ये एक इडियम बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ पे इडियमेटिक एरर था, तो वही चीज को देखो हमने सही कर दिया तो करेक्ट हो गया आंसर। तो सारा चीजों पे फोकस देना पड़ेगा। ओके, हमने हमारा एक इडियम का भी प्लेलिस्ट अलग से है, वो भी देखो, और भी आप भी खुद से एक्सप्लोर करो। ठीक है, काम आएगा आगे जाके। चलो अगला देखते हैं क्या है। माई ब्रदर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द गीता। रिपीट, माई ब्रदर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द गीता। अच्छा, अभी रूल ये कहता है कि when two similar nouns, ध्यान से सुनना अच्छे से, मैं when two similar nouns are divided by a preposition, जब दो एक जैसे नाउन के बीच में अगर कोई preposition आ जाता है ना, तो वो जो दो नाउन होता है ना, they all remain in their singular form। तो when two similar nouns, बीच में preposition, फिर यहां पे और एक नाउन, गिवन दैट ये दोनों नाउन क्या होगा, दे आर सिमिलर। ठीक है, ये दोनों नाउन एक जैसा होना पड़ेगा। तब यहां पे जो दो नाउन होता है ना, बोथ द नाउन्स रिमेन इन देयर सिंगुलर फॉर्म, ये दोनों सिंगुलर हो जाएगा। तो यहां पे देखो क्या था, पेजेस आफ्टर पेजेस, यही था। अगर मैं बोलूं 1-to-1, लेट्स हैव अ 1-to-1 कन्वर्सेशन। ठीक है, या अगर मैं बोलूं स्टेप बाय स्टेप, स्टेप्स, कहीं पे भी स्टेप्स नहीं होगा, हाँ, ये स्टेप आफ्टर स्टेप्स लोग बोलते हैं, ऐसा गलत है। ठीक है, ये सारे विदाउट एस होगा, ये पेज आफ्टर पेज होगा, 1-by-1, 1-to-1 या 1-by-1, लाइक ही वेंट डोर टू डोर, ये डोर टू डोर होगा। हाँ, डोर टू डोर्स या डोर्स टू डोर, ये सारा गलत है। ठीक है, क्योंकि देखो
दोनों तरफ में दो सिमिलर नाउन, बीच में क्या आ गया, प्रेपोजिशन, तो ये दो जो नाउन होगा बोथ द नाउन्स विल रिमेन इन देयर सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे क्या था देखो, माय ब्रदर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस, तो यू हैव this noun in between a preposition, again a noun, both the nouns are similar, and ये जो s है वो कट जाएगा। My brother has read page after page of the Gita। ठीक है, चलो इजी है आज का क्वेश्चंस, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दिस आर लाइक कॉमनली मेड एरर्स। ठीक है, एकदम आपको, आप अगर 2-3 मॉक दे दो तो एक ना एक इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। देखो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। नाउ पोएट्रीज नहीं होता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पोएम होता है, तो वो पोएम्स होता है, पोएट्री होता है, पोएम्स हो सकता है, हाँ पोएम के साथ एस हो सकता है, लेकिन पोएट्री के साथ एस नहीं होता है। पोएट्रीज इन इट्स लाइक सिंगुलर फॉर्म आप कह सकते हो पोएट्री होता है, तो इसका पोएट्रीज बोल के कुछ नहीं होता है। ठीक है, इट्स एन इनकरेक्ट वर्ड, पोएट्रीज बोल के कुछ नहीं होता है, पोएम्स हो सकता था लेकिन पोएट्रीज नहीं होगा। तो आई लाइक द पोएट्री ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, इजी है, देखो नो रॉकेट साइंस। नेक्स्ट, द टेबल्स लेग्स हैव बीन elaborately curved. Now this is a very important question. The table's legs have been elaborately curved. Now इसको समझने से पहले let's understand a rule. Possessive case of noun. Let's discuss the possessive case of noun. नाउन का पोजेसिव केस, नाउन का पोजेसिव केस अगर मैं दो तरीके से डिवाइड करूं, फॉर लिविंग बींग्स या लिविंग थिंग्स एंड फॉर नॉन लिविंग, एंड दिया फॉर नॉन लिविंग। ठीक है, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के लिए अगर मैं बोलूं अजय's पेन, अजय's पेन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पेन ऑफ अजय भी लिख सकता हूं, राइट। तो हम ये एपोस्ट्रोफी को हटा के ये ऑफ के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। आप सोच के देखो, ये एपोस्ट्रोफी जो है, ये एपोस्ट्रोफी हम लोग जो इंग्लिश में यूज करते हैं जिससे हमको पोजेसिव, पोजेशन का मतलब क्या है, ओनरशिप, इजंट इट। कोई चीज को अगर पकड़ लो, अगर इफ आई ओन दिस मार्कर, आई एम द ओनर ऑफ दिस मार्कर, ठीक है, दैट इज राहुल्स मार्कर अगर मैं बोलूं, बिकॉज आई पोजेस दिस मार्कर। ठीक है, वैसे ही अजय's पेन। ठीक है, तो ये जो एपोस्ट्रोफी एस होता है इंग्लिश में, ये पोजेशन को डिनोट कराता है। ठीक है, ये पोजेशन को डिनोट कराता है, ये उसका या उसकी, उनके। ठीक है, हम लोग जो का, की या के बोलते हैं ना हिंदी में, दैट इज नथिंग बट द एपोस्ट्रोफी एस इन इंग्लिश। इसको आप लॉजिकली समझ के देखो, हम लोग जो का, की या के कहते हैं, इट इज नथिंग बट द एपोस्ट्रोफी एस इन इंग्लिश। तो उसका, उसकी या उनके, तो हम लोग अजय's पेन को पेन ऑफ अजय भी लिख सकते हैं, हम इसको एपोस्ट्रोफी के साथ लिख सकते हैं, एपोस्ट्रोफी के बिना लिख सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग में क्या होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जांपल, अभी अजय लिविंग थिंग था, राइट, लिविंग थिंग ने पोजेस किया। पकड़ लो एक नॉन लिविंग थिंग, फॉर एग्जांपल टेबल्स लेग्स। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लेग्स ऑफ द टेबल। ठीक है, या फॉर एग्जांपल इफ आई से कंट्रीज इकोनॉमी, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, लिविंग थिंग के साथ कोई इशू नहीं था, लिविंग थिंग आप विद एपोस्ट्रोफी कर सकते हो, विदाउट एपोस्ट्रोफी मतलब एपोस्ट्रोफी एस को हटा के ऑफ के साथ भी कर सकते हो। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द पोजेसिव केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, अंडरस्टैंड, टेबल इज नॉन लिविंग, उसका लेग्स भी नॉन लिविंग होगा, कंट्री इज नॉन लिविंग, उसका इकोनॉमी भी नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन इन दोनों में ना, इन दोनों में एक अंतर है। अंतर क्या है, दिस इज नॉन लिविंग थिंग, दिस इज नॉन लिविंग थिंग with, sorry, with physical possession। ये क्या चीज है मैं आपको समझा रहा हूं, एंड दिस इज
नॉन लिविंग थिंग विदाउट फिजिकल पोजेशन। इसमें अंतर क्या है? दिस इज नॉन लिविंग थिंग विद फिजिकल पोजेशन एंड दिस इज नॉन लिविंग थिंग विदाउट फिजिकल पोजेशन। इसका मतलब क्या है? फिजिकल पोजेशन क्या होगा? लाइक इफ आई से कि पकड़ लो एक चेयर है, चेयर नॉन लिविंग थिंग है, उसका फिजिकली वो उसके लेग्स को पोजेस करता है, हाँ कि ना? चेयर और लेग्स क्या अलग अलग है क्या? नहीं ना। चेयर है, उसका लेग्स उसका फिजिकल पोजेशन में आता है। या अगर मैं बोलूं बिल्डिंग्स विंडो, बिल्डिंग नॉन लिविंग थिंग, उसका विंडो भी नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इसका फिजिकल एट्रीब्यूट्स उसका है ना, आप इसको छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, दे सकते हो, उसका एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, उसका इलास्टिसिटी होगा। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बचपन में पढ़े होंगे ना साइंस में, तो उसका एक फिजिकल एट्रीब्यूट अवेलेबल है। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग का, या पकड़ लो नाइफ्स एज, चाकू का वो जो एज होता है ना जहां पे वो काटते हैं हम लोग, तो नाइफ एक नॉन लिविंग थिंग है, उसका एज भी नॉन लिविंग थिंग है, फिजिकली पोजेस करता है एज। या अगर मैं बोलूं कार्स डोर, गाड़ी का दरवाजा, कार इज अ नॉन लिविंग थिंग, उसका दरवाजा भी नॉन लिविंग थिंग है, गाड़ी उस दरवाजे को फिजिकली पोजेस करता है। तो ऐसे केस में ना जहां पे फिजिकल पोजेशन अवेलेबल है नॉन लिविंग थिंग का, प्लीज अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस फॉर ए फैक्ट दैट जहां पे नॉन लिविंग थिंग का फिजिकल पोजेशन होता है, यू कैन नॉट यूज द पोजेसिव केस विद एपोस्ट्रोफी। आप एपोस्ट्रोफी के साथ उसका पोजेसिव केस तो डिनोट नहीं करा सकते हो। हम लोग जो कहते हैं ना टेबल्स लेग्स, चेयर्स लेग्स, बिल्डिंग्स विंडो, कार्स डोर, नाइफ्स एज, सारा गलत है। दैट्स एज ऑफ द नाइफ, डोर ऑफ द कार, नो लेग ऑफ द चेयर या लेग ऑफ द टेबल, नो विंडो ऑफ द बिल्डिंग। आपको ऑफ के साथ ही इसको यूज करना है। जब आपका लिविंग थिंग था, यू कुड हैव यूज्ड इट विथ एपोस्ट्रोफी और विदाउट एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी को रिमूव करके ऑफ के साथ भी कर सकते थे, लेकिन व्हेन इट इज अबाउट नॉन लिविंग थिंग, the rules are when the non-living thing has a physical possession, you cannot use an apostrophe, rather you have to use of. And when non-living thing doesn't have physical possession, जैसे कंट्रीज इकोनॉमी, कंट्री एक नॉन लिविंग थिंग है, उसका इकोनॉमी को क्या आप छू सकते हो? इट डजंट हैव एनी फिजिकल पोजेशन, राइट? लाइक कंपनीज ग्रोथ, आप क्या कंपनी के ग्रोथ को छू सकते हो क्या? यू कैन नॉट टच द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, यू कैन मेजर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, वो आपका बैलेंस शीट में मेजर होता है, राइट? तो उसको फिजिकल को इसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है, यू कैन नॉट टच इट फिजिकली। तो ऐसे केसेस में जहां पे कंट्रीज इकोनॉमी, ये एपोस्ट्रोफी के साथ भी करेक्ट होगा, ये एपोस्ट्रोफी के बिना भी करेक्ट होगा। अगर आप एपोस्ट्रोफी को हटा के ऑफ के साथ उसका पोजेसिव केस डिनोट कराना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, आप एपोस्ट्रोफी के साथ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। प्लीज खाली एक रिक्वेस्ट है, वो पाप मत करना कि आप एपोस्ट्रोफी भी यूज कर रहे हो, ऑफ भी यूज कर रहे हो, ठीक है? वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ईदर यू हैव टू यूज एन एपोस्ट्रोफी और यू हैव टू सब्स्टिट्यूट एपोस्ट्रोफी विद द हेल्प ऑफ ऑफ, ठीक है? दोनों मत करने जाओ। तो केस आई बिलीव समझ में आ गया। तो अभी आप ये क्वेश्चन देखते, द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलैबोरेटली कर्व्ड। अभी यहाँ पे टेबल्स लेग्स था, तो ये क्या हो जाएगा? द लेग्स ऑफ द टेबल, ठीक है? लेग्स ऑफ द टेबल हो जाएगा। क्यों लेग्स ऑफ द टेबल हो जाएगा? क्योंकि टेबल का लेग नॉन लिविंग थिंग है, उसका फिजिकल पोजेशन है। तो जिसका फिजिकल नॉन लिविंग थिंग का अगर फिजिकल पोजेशन होता है, यू कैन नॉट यूज एन एपोस्ट्रोफी, आपको ऑफ के साथ ही करना होगा। तो हियर इट इज, ठीक है? तो आई होप दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, जिनको पता नहीं था पहली बार सुने होंगे तो सही लगा होगा। चलो नेक्स्ट देखते क्या है। One of the firmest belief among the Hindus is that karma affects their life and also the life after death. तो क्या है यहाँ पे? One of the firmest belief among the Hindus is that karma affects their life and also the life after death. तो यहाँ पे क्या है देखो, लास्ट वीडियो में मैंने इस केस के बारे में ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस मैंने समझाया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो आप देखो, मतलब ये तो पार्ट 3 है, वो पार्ट 2 होगा, तो उसमें देखो मैंने सिमिलर क्वेश्चन समझाया था। ऑफ का केस मैंने डिटेल्ड वे में यहाँ पे लिख के कराया था, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ओके? तो वो आप देखो, आपको बहुत काम आएगा इससे। तो वहां पे मैंने बताया था कि ऑफ का केस अगर सिलेक्शन के साथ होता है तो आप क्या करोगे। अभी जैसे कि यहाँ पे वन ऑफ है, अभी वन ऑफ है, बीच में कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, इसके बारे में भी नहीं वहां पे बोला था कि हु व्हाट व्हिच व्हम दैट, रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ जाता है तो आप कैसे इसको डील करोगे। तो यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ऑफ का केस है, आप सिलेक्ट कितना कर रहे हो?
वन सिलेक्ट कर रहे हो, वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ अमंग द हिंदूज इज दैट, इसके चलते वन सिलेक्ट किया, इसके चलते आपका वर्ब सिंगुलर हो गया, वर्ब इज हो गया, राइट। लेकिन वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ मतलब हिंदूज में और सारे बिलीफ्स है, एक बिलीफ तो नहीं है ना कि कर्मा विल अफेक्ट देयर लाइफ आफ्टर डेथ, लाइक इवन व्हेन दे आर अलाइव और आफ्टर डेथ। अगर ऐसा एक ही मिथ, या मिथ नहीं कहना चाहता, एक ही अगर बिलीफ होता तो सेंटेंस क्या कैसे बनता, लाइक द बिलीफ ऑफ हिंदूज ऐसा करके होता, लाइक हिंदूज बिलीव दैट करके ऐसा होता। लेकिन वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ बोला है, मतलब हिंदू हिंदू मतलब लोगों के और सारे बिलीफ्स है, उनमें से एक बिलीफ के बारे में बता रहे हैं। तो ऑफ का केस है, नाउन को तो प्लूरल होना ही पड़ेगा। तो नाउन को अगर प्लूरल करूं तो अब मेरा नाउन क्या है, यहाँ पे बिलीफ था, तो इसको प्लूरल करना पड़ेगा। इसको प्लूरल करने से, नाउन प्लूरल करने से क्या हो गया, बिलीफ्स हो गया। देखो लॉजिकली जाओ सब करेक्ट होगा, आप मतलब सोचने ज्यादा मतलब रट्टा मारने जाओगे तो एक क्वेश्चन करेक्ट करोगे तो दूसरा गलत हो जाएगा। चीजों को एक बार लॉजिकली समझ लो ताकि नो जैसे भी क्वेश्चन आए अब वो करने में आसान हो। यहाँ पे क्या था, वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ था, क्यों बिलीफ नहीं होगा, लाइक ही इज वन ऑफ लाइक द बेस्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होगा, ये फ्रेंड्स होगा, क्योंकि आपके और सारे दोस्त है उनमें से वो एक है। लेकिन अगर अगर आपको आपका एक ही दोस्त है उसको आप इंट्रोड्यूस करो तो आप कैसे बोलोगे, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो यहाँ पे तो ऑफ का जरूरत ही नहीं है ना, आप ऑफ कब यूज कर रहे हो, जब आपको सिलेक्शन का मौका मिल रहा है, राइट। यू हैव द लिबर्टी ऑफ सिलेक्शन, ओनली देन कैन यू यूज ऑफ। तो यहाँ पे यू हैव द लिबर्टी ऑफ सिलेक्शन, दैट इज व्हाई यू आर यूजिंग ऑफ। ठीक है, अभी ऑफ सिलेक्ट कर रहे हो, दैट मींस नाउन को तो प्लूरल होना ही होगा, दैट इज व्हाई वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ्स होगा, नॉट बिलीफ। आई बिलीव अभी क्लियर हो चुका होगा आपको, तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आई विल टेक द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट, द सीनरीज ऑफ कश्मीर एन्चेंटेड मी। देखो क्या है इसमें, द सीनरीज ऑफ कश्मीर एन्चेंटेड मी। नाउ सर्टेन वर्ड्स like certain nouns like information, furniture, scenery, advice, machinery, food, ये सारे इनका जन्म ही सिंगुलर में हुआ है। दे आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स, एडवाइस होगा, हाँ ये, दे आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स एंड दे आर ऑल सिंगुलर इन नेचर। इनका प्लूरल नहीं होता है, अंडरस्टैंड दिस, दे आर ऑल बॉन्ड सिंगुलर। ठीक है, तो बिकॉज दे आर ऑल बॉन्ड सिंगुलर, उनका दे आर ऑल सिंगुलर्स में लिख देता हूं, दे आर ऑल सिंगुलर्स इन नेचर। इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनता है, हाँ आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इक्विपमेंट भी और एक है, इक्विपमेंट, एपरेटस होगा, ये भी एपरेटसेस नहीं होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता है। तो ये सारे वर्ड्स दे आर ऑल सिंगुलर इन नेचर। तो उसके चलते द सीनरीज था, देयर इज नथिंग कॉल्ड सीनरीज, सीनरी होगा, ये क्या होगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर एन्चेंटेड मी, नॉट सीनरीज ऑफ कश्मीर एन्चेंटेड मी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। All the sister-in-laws are extremely cooperative. All her sister-in-laws are extremely cooperative, and she doesn't miss her real sisters at all. यहाँ पे देखो क्या है, all her sister-in-laws लिखा हुआ है। Understand this fact. यहाँ पे बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। Sister-in-laws, अच्छा, sisters-in-law या सिस्टर इन लॉज, कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है, कैसे कब यूज करना है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, ये खाली सिस्टर इन लॉ नहीं होगा, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन, जो भी है जैसे करके, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, या कमांडर इन चीफ, राइट, कमांडर इन चीफ, ऐसा करके जितने भी सारे वर्ड्स है, इनको कब कैसे यूज करना है। देखो यहां पे क्या है, सिस्टर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज बोल के कुछ होता नहीं है। यहां पे क्या लिखा था, सिस्टर इन लॉज लिखा था, ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। सिस्टर इन लॉज बोल के कुछ होता नहीं है। सिस्टर्स इन लॉ होगा जब आप प्लूरल मीन कर रहे हो, मतलब आपका एक से ज्यादा सालिया है, ठीक है, सिस्टर्स इन लॉ है, एक से ज्यादा आप प्लूरल मीन कर रहे हो, तब ये सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। ठीक है,
एस यहां पे नहीं लगेगा, एस सिस्टर्स के साथ लगेगा। कमांडर्स इन चीफ, फादर्स इन लॉ, अच्छा फादर्स इन लॉ एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चलो एनीवे फादर इन लॉ ही होना चाहिए, ब्रदर्स इन लॉ हो सकता है। तो पॉइंट बीइंग, आप जब प्लूरल कहना चाहते हो ना, ये एस यहां पे लगेगा, ठीक है। लेकिन आप पोजेशन मीन करना चाहते हो, आप पोजेसिव केस यूज करना चाहते हो, पोजेसिव केस, आप पोजेसिव केस मीन करना चाहते हो, तब आपका ये एपोस्ट्रोफी एस आखिर में जाके लगेगा, ये एपोस्ट्रोफी एस होगा। हाँ, लाइक अगर मैं बोलूं ही वेंट टू हिज सिस्टर इन लॉज वेडिंग, मतलब उसके साली के वेडिंग पे हो गया, साली के, तो मैंने बोला था ना काकी के, वो एपोस्ट्रोफी मतलब डिनोट कराता है, तो ये पोजेशन मीन कर रहा है। जब आप पोजेशन मीन करना चाहते हो तब आप एपोस्ट्रोफी एस लास्ट में यूज करोगे, जब आप प्लूरल सब्जेक्ट मीन करना चाहते हो तब आप एस सामने यूज करोगे। डू नॉट एस यूज एस हियर। तो यहां पे क्या मीन करना चाहता था देख लेते। ऑल हर सिस्टर इन लॉज, मतलब प्लूरल मीन करना चाहता है, मतलब उसका सारा सिस्टर इन लॉ, क्योंकि यहाँ पे पोजेशन तो ऑलरेडी उसका मीन हो गया। अभी ये एक से ज्यादा अगर सिस्टर इन है, सिस्टर्स इन लॉ है, तो ये सिस्टर्स इन लॉ होना चाहिए, नॉट सिस्टर इन लॉ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल हर सिस्टर्स इन लॉ आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर सिस्टर्स एट ऑल। मजेदार चीज होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इट इज ए बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। नाउ दिस इज अगेन अ बिग ब्लंडर, ए क्वेश्चन। क्यों ये बिग ब्लंडर है? एक्चुअली बिग ब्लंडर बोल के कुछ होता नहीं है। ब्लंडर क्या होता है? ब्लंडर इज अ बिग मिस्टेक। कहते हैं ना हम, अरे हम मुझसे ब्लंडर हो गया। ब्लंडर इटसेल्फ इज अ बिग मिस्टेक। तो बिग फिर से ब्लंडर के साथ यूज करना ना, ये अलाउड नहीं है। दिस इज कॉल्ड रिडंडेंट। रिडंडेंसी होता है या सुपरफ्लॉस कहते हैं हम लोग इंग्लिश ग्रामर में। जहां पे कोई वर्ड जरूरत नहीं है वहां पे उसको जबरदस्ती यूज करना, ठीक है। दैट इज लाइक अगर आप बोलो एंग्री मॉब, मॉब तो पता है ना, लाइक गुस्सा वाला क्राउड, लाइक कोई धरना दे रहा है, तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एंग्री मॉब, क्योंकि मॉब हमेशा गुस्से में ही होता है। मॉब मॉब तो इसीलिए है ना क्योंकि वो गुस्से में है, वो तोड़ फोड़ में निकल आया या वो धरना देने के लिए निकल आया। वो अगर एंग्री नहीं होता तब तो वो गैदरिंग होता है, एक वो मॉब थोड़ी होता। उसको मॉब कब कहते हैं हम? जब वो गुस्से में है, कोई चीज के लेके वो, मतलब इंसाफ के लिए या कोई चीज के लेके वो गुस्से में, मतलब एक साथ जुट हुए। तो एंग्री मॉब जैसे नहीं होता है वैसे ही बिग ब्लंडर नहीं होता है। तो दिस इज अ ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। समझ में आ गया? अगला देखते हैं। द गुप्तास हैव बीन लिविंग हियर फॉर ए डेकेड। अच्छा, गुप्तास पेन, गुप्तास बुक्स, गुप्तास डॉग्स। आप एपोस्ट्रोफी एस से क्या मीन करना चाहते हो? गुप्ता का या गुप्ता के, उनके, उनका, ये मीन करना चाहते हो एपोस्ट्रोफी। आज तो मैंने एपोस्ट्रोफी का बहुत सारा चीजें आप लोगों को दिखाया, तो एपोस्ट्रोफी का कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे अगर मैं एपोस्ट्रोफी यूज कर दूं, द गुप्तास हैव बीन, नो, ये तो उनका हो जाता, गुप्ता का। ये गुप्ता का हैव बीन लिविंग, गुप्ता का वो यहाँ पे रह रहे, ऐसा नहीं है ना, गुप्तास यहाँ पे रह रहे। हम लोग ये सेंटेंस से क्या कहना चाहते हैं? 10 साल से गुप्तास, पकड़ लो एक परिवार जिनका टाइटल सरनेम होता है गुप्ता, तो उनको हम लोग डिनोट करने के लिए क्या कहते थे? गुप्तास। तो ये एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, जस्ट एस होगा। तो GUPTA एस होगा, ये एपोस्ट्रोफी नहीं होगा, ठीक है। द गुप्तास हैव बीन लिविंग हियर फॉर ए डेकेड, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एपोस्ट्रोफी लगा दे तो ये का की के वाला कंसेप्ट आ जाएगा, ये पोजेशन मीन करेगा, तो गुप्ता का कुछ मीन करना पड़ेगा, तो जो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, I shall not go to party tonight since I have many works to complete before I give presentation tomorrow. I repeat, I shall not go to party tonight since I have many works to complete. Acha. Now work is an uncountable noun. Okay, it's an uncountable noun. It is considered singular. It is considered singular. There is nothing called works. Now there is nothing called works नहीं कहना चाहता हूँ, works होता है लेकिन वर्क्स का मीनिंग अलग होता है। अगर मैं बोलूं वर्क्स ऑफ आर डी बर्मन, वर्क्स ऑफ किशोर कुमार, वर्क्स का मतलब है आई एम सॉरी, कंपोजिशन। वर्क्स का मतलब क्या है? कंपोजिशन, किसी का दिया गया, लाइक द वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, तो उनका दिया गया नो कंपोजिशंस, दिस इज कॉल्ड वर्क्स। लेकिन हम जो
यहाँ पे वर्क किसको मीन करे, काम को मीन करे, राइट। जो हम लोग दिन भर काम करते हैं उस काम में एक काम को मीन कर रहा है कि आई हैव मेनी वर्क टू डू या वर्क्स टू कंप्लीट, ऐसा था। अब अभी अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है, मैंने बोल दिया, तब मेनी भी नहीं यूज कर सकता, क्योंकि मेनी का आई थिंक हमने फर्स्ट वीडियो में मैंने मेनी का केस समझाया था, जहां पे मैंने बताया था मेनी इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स ओनली। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज होता है, मच यूज होता है, ठीक है। इधर आप पूरा ही हटा दो, इसको कुछ नहीं चाहिए। सिंस आई हैव वर्क टू कंप्लीट, ये एस काट के सिंस आई हैव वर्क टू कंप्लीट कर सकते थे, या अगर आपको कुछ लगाना ही है तो आप मच कर सकते थे, बिकॉज मेनी तो फिर से काउंटेबल नाउन को डिनोट कराएगा। यहाँ पे तो वर्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन, जो एन अनकाउंटेबल नाउन्स आर बॉन्ड सिंगुलर, इसके साथ तो वर्क्स हो ही नहीं सकता, तो उसके चलते वो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक भी था नहीं, जस्ट लॉजिकली आपको करना था। अगर कंसेप्ट पता है, लॉजिक्स पता है, तो इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर लिख रहे हो तो अच्छे से नोट कर लेना। तो आई लैंड दिस वीडियो हियर, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग यहाँ तक अभी आप देख रहे हो तो इट इज वेरी मच हम्बलिंग एंड नो आई अप्रिशिएट अगर आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड हमें ग्रो करने में हेल्प करो, साथ में खुद भी ग्रो करो, क्योंकि हम लोग बहुत सारे वीडियोस ऐसे डाल रहे हैं अभी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, पॉडकास्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के साथ, जॉब नोटिफिकेशन, सारा कुछ अभी इसमें चैनल में अवेलेबल है, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच, दिस इज राहुल देब्रॉय साइनिंग ऑफ फॉर शार्पनर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।